राहुल गांधी में एक बात है जो अन्यत्र नहीं दिखती, रेलेंटलेसनेस। व्यक्ति लगा हुआ है। आप पूछेंगे कहाँ लगा हुआ है, ऐसा क्या कर दिया? भाई वो व्यक्ति एक महल बना रहा है जिसका पूरा नक्शा उसके मस्तिष्क के बाएं भाग में स्थित है। खेड़ा, सुप्रिया, जयराम टाइप के लोग ईंट, जल, बालू आदि का प्रबंध भी कर दे रहे हैं, पर महल बन नहीं रहा है क्योंकि चाटुकारों से सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सीमेंट का जुगाड़ नहीं हो रहा है। पर राहुल मनमोहन काल का वह मनरेगा वर्कर है जिसे काम देने को बाध्य सरकार ने कहा है कि तू पहले गड्ढा खोद, तू पोखर खोद दे और इस महीने का पैसा ले जा, फिर तू उसी गड्ढे को, उसी पोखर को भर दे और अगले महीने का पैसा ले जाना। वो वर्कर जो है कुदाल उठाकर लग जाता है। सरकार को गारंटी देना है, वर्कर को काम करना है। हो क्या रहा है उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं। राहुल भी भींगे बालू को करनी पर लेकर ईंट जोड़े जा रहा है, पर बालू सूखते ही दीवार ढह जा रही है। सुप्रिया, खेड़ा, जयराम फिर से नए जगह से बालू, ईंट, पानी ला देते हैं, जैसे कि राफेल, पेगासस, हिंडनबर्ग, ईवीएम हैकिंग। इस बार का बालू है वोट चोरी, जल है चुनाव आयोग, ईंट है पाकिस्तान प्रेरित टेम्पलेट या पीपीटी। इस भवन को तैयार करने हेतु अब राहुल को पुनः यात्रा पर निकाला जा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति कहीं बैठा रह जाए तो सत्ता पक्ष को हानि पहुंचती है। चरैवेती चरैवेती, कहीं पहुंचे या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। अभी बिहार निकले हैं जहां से फिर डिंपल वाले गोरे आदमी को देखने के लिए भीड़ जुटाई जाएगी और राहुल को लगेगा कि इतनी भीड़ है मतलब सरकार उनकी बनेगी, और फिर जब नहीं बनेगी तो रोड शो का नाम लेकर अकड़ के कहेंगे कि हम हार कैसे गए। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कहां तक जा सकते हैं। राहुल का लक्ष्य बहुत सिंपल है, किसी भी तरह से चुनाव आयोग को डिलेजिटिमाइज करना, यानी उठल्लू बना देना। हालांकि इनके पूरे खानदान में नेहरू से लेकर सोनिया तक पर इलेक्शन फ्रॉड और चुनाव आयोग के मैनिपुलेशन के आरोप हैं, पर लगातार 90 हार झेलने वाले राहुल को लगता है कि समस्या कांग्रेस नहीं, देश की स्वायत्त संस्थाओं में और जनता में ही है। राहुल चाहते हैं कि भारत की चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट जाए, चुनाव आयोग को बदनाम किया जाए और जनता के मन में अराजकता का बीज बोया जाए। ऐसा करके वो अपनी चुनावी हारों को छुपाना चाहते हैं और जनादेश को कॉम्प्रोमाइज बताने का बहाना ढूंढते हैं। उनका तरीका धूर्ततापूर्ण होता है। हर बार जब वो चुनाव हारते हैं तो चिल्ला चिल्लाकर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं देते। थूको और भागो यानी स्पिट एंड रन की नीति का अनुसरण करते हैं। चुनाव आयोग जब उनसे औपचारिक शिकायत मांगता है तो वो उसे टाल जाते हैं और अदालत में जाकर वेरीफाइबल प्रूफ पेश करने से साफ ही मना कर देते हैं। इसके बजाय वो चुनिंदा वीडियो क्लिप्स और अर्ध सत्य के प्रयोग से सोशल मीडिया और मीडिया को भर देते हैं, जिससे फेक न्यूज फैलती है और लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। बाकी का काम लैपटॉप मीडिया और फैमिली फ्रेंडली यूट्यूबर्स करते हैं, जो इस केओस को और भी बढ़ावा देते हैं ताकि मतदाताओं का मनोबल गिरे और चुनावी प्रक्रिया को ही अवैध ठहराया जा सके। राहुल गांधी का यह पैटर्न हर चुनाव में दोहराया जाता है, जहां वो सिस्टम पर आरोप लगाकर अपने निकम्मेपन को, नकारेपन को छुपाते दिखते हैं। आज इस वीडियो में हम उनके अभी तक के हर आरोप का विस्तार से फैक्ट चेक करेंगे और दिखाएंगे कि उनकी राजनीति किस तरह से केवल और केवल मिथ्या और अराजकता को बढ़ावा देने पर आधारित है। हाल ही में बिहार में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राहुल, खड़गे, जयराम रमेश और बाकी सब इंडी अलायंस के सांसद संसद परिसर में नुक्कड़ नाटक खेल रहे थे। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कर्नाटक में जाकर एटम बम भी फोड़ा, जिसे सड़क के कुत्तों ने एक दिन में फुस कर दिया। एक और इनके गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव हर रोज बता रहे थे कि एसआईआर कितना गलत है, दलित अल्पसंख्यक के नामों को हटाया जा रहा है, वोटर लिस्ट में समस्या है, जबकि एसआईआर का मूल उद्देश्य ही इन्हीं सारी गलतियों को फिक्स करने का है। पर चरवाहा विद्यालय के नवी फेल को क्या कहा जाए। खैर, उधर तेजस्वी एसआईआर को गलत बता रहा था, इधर ये पीपीटी लगाकर उसकी आवश्यकता को बिना बोले समर्थन दे रहे थे। तेजस्वी बिहारी है तो चरवाहा विद्यालय के स्तर का है, राहुल दिल्ली वाले हैं तो स्टीफेंस में कबड्डी कोटा से पढ़े। अंतर दोनों बहुत है नहीं। जब इन्हें लोगों ने बताया कि राहुल जी बिहार में तो वही हो रहा है जो आप मांग रहे हैं, तो उन्हें एक दो दिन में तो समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। फिर पवन खेड़ा से ये कहलवाया गया। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं,
उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। अब हम एसआईआर प्रक्रिया पे बात करते हैं, जो चुनाव आयोग की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक पहल है। एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और भारत को इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह सभी ही फर्जी मतदाताओं को चुनावी सूची से बाहर निकालने में सहयोग करती है, जिससे चुनाव ज़्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में इस प्रक्रिया के जरिए 65 लाख मतदाताओं को हटाया जा चुका है, और इसका ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार है: 22 लाख मृत, 35 लाख जो बिहार से बाहर चले गए, विस्थापित हो गए, 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज, और 1.2 लाख ऐसे लोग जिन्होंने जरूरी फॉर्म नहीं भरे। एसआईआर से चुनाव में वोट चोरी जैसी समस्याओं पर रोक लगती है, जो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और इससे असली मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहता है। विचित्र बात यह है कि कोई भी विपक्षी बूथ एजेंट, जिसमें कांग्रेस पार्टी के एजेंट भी शामिल हैं, इस प्रक्रिया के दौरान एक भी आपत्ति इन्होंने अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग तक दर्ज नहीं की, जो इसकी पारदर्शिता को साबित करता है। राहुल गांधी खुद फर्जी मतदाताओं की शिकायत तो करते हैं, लेकिन फिर एसआईआर को रोकने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि यह उनके वोट चोरी वाले वोट बैंक पर असर डाल सकती है, जो बाहर से आकर डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से बसाए गए? भारत को एसआईआर जैसी प्रक्रिया की सख्त आवश्यकता है ताकि चुनावी अखंडता बनी रहे। राहुल गांधी इसका विरोध तो करते हैं, परंतु कोई भी वैकल्पिक समाधान नहीं सुझाते जो चुनावी धांधली को रोक सके। एसआईआर ने बिहार में यह साबित किया है कि यह प्रक्रिया कितनी प्रभावी है, और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र और भी सशक्त हो। अब हम मुख्य हिस्से पर आते हैं, जहां राहुल गांधी के हर एक आरोप का हम विस्तार से फैक्ट चेक करेंगे और उनके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न, अर्ध सत्य और झूठ की तह तक जाकर देखेंगे कि सच्चाई आखिर है क्या। सबसे पहले महाराष्ट्र में वोटर सर्च के बारे में राहुल गांधी का आरोप है कि यहाँ वोट चोरी हुई है और वोटर लिस्ट में संदिग्ध बढ़ोतरी देखी गई, परंतु यह एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो थोड़ा सा गणित और थोड़ा लॉजिक लगाते ही राहुल गांधी के प्रधानमंत्रित्व के स्वप्न की तरह ढहकर बिखर जाता। राहुल महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट ग्रोथ को संदिग्ध बताते हैं, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी सुनाता है। 2004 और 9 में वोटर रोल्स में 4.7 और 4.1% की बढ़ोतरी हुई जब यूपीए की जीत हुई थी, और तब कोई किसी तरह का ना आरोप ना शिकायत, कुछ नहीं। 24 में यह ग्रोथ सिर्फ 4.4% थी, जो कांग्रेस के समय से कम है, और 41 लाख नए वोटर्स में से 26 लाख तो पहली बार वोट देने वाले 18 साल के युवा हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इस पर 60 पेज की विस्तृत स्पष्टीकरण जो है उन्होंने भेजा, लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसे वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे जनता ने इनकी पार्टी को 2014 से किया हुआ है। टर्न आउट फिगर्स पोस्ट पोल करेक्शन के बाद बढ़ते हैं, जैसे कि 58.22% से 66.05% का जंप, जो टीओआई की नवंबर 2024 की रिपोर्ट में दर्ज है। राहुल का यह क्लेम कि वहां एडल्ट से ज़्यादा तो वोटर्स हैं, यह पुनः तथ्यों और गणित के प्रयोग से गिर जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की 12.69 करोड़ आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र का है, जिससे 9.63 करोड़ वोटर्स बिल्कुल सामान्य लगते हैं। राहुल को लगता है कि उसे जो लगता है वही अंतिम सत्य क्यों नहीं है। वैसे ही लेट इवनिंग सर्च पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि पंक्ति में खड़े लोगों को वोट करने की अनुमति दी जाती है, चाहे वह समय पूर्व निर्धारित समय से अधिक ही क्यों ना हो जाए। जो आ गए वो वोट देंगे ही, और ऐसे स्पाइक्स 2019 में 6.67 और 2024 के लोकसभा फेज 2 में 5.75% तक देखे गए थे। कांग्रेस के पास रियल टाइम फॉर्म 17C डेटा था, फिर भी उन्होंने कोई भी बूथ लेवल आपत्ति दर्ज नहीं की। उनसे पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं की। एक बिल्डिंग में 80 वोटर्स की कहानी माइग्रेंट वर्कर्स से जुड़ी है, जो शहरों में आम बात है, और ऐसे स्पाइक सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्ष को भी फायदा पहुंचाते हैं। रायबरेली में गांधी परिवार के इलाके में भी ऐसे कई घर हैं। क्या राहुल गांधी उन्हें भी चैलेंज करेंगे, त्यागपत्र दे देंगे सांसदी से? अगला आरोप है सीसीटीवी रूल्स में बदलाव करके एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने का, लेकिन राहुल गांधी का यह सीसीटीवी फाउल प्ले क्लेम पूरा तरह से एक स्पिन है।
45 डे रिटेंशन का रूल कोई नया नहीं है कि 45 दिन तक ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि यह कांग्रेस के ही 1951 के चुनाव कानून से आता है और यह आपत्ति याचिका फाइल करने के लीगल विंडो से मैच करता है। सीसीटीवी चुनाव आयोग का इंटरनल टूल है जो वोटर प्राइवेसी की रक्षा करता है, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर में, और डीप फेक मिसयूज को रोकता है। कोई भी कैंडिडेट यदि वो चाहे तो जुडिशियल ऑर्डर से फुटेज ले सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के किसी कैंडिडेट ने नहीं मांगा। जब इतना पीछे जा रहे राहुल गांधी और मोदी को वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, जो कि उनके मासूम दिल की क्यूट बातें हैं, तो नेहरू के 1-14 से हार के बाद भी पीएम बनने को क्या कहेंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने मैच फिक्सिंग और एविडेंस डिस्ट्रक्शन जैसे क्लेम्स को कंप्लीटली एब्सर्ड करार दिया। पर राहुल को लगता है कि सारा फुटेज उनके घर के किसी कक्ष में हार्ड ड्राइव पे क्यों नहीं दिया जाता। उनके पुरखों ने ही भारत बनाया है, तो क्या ये 45 दिन वाला रूल 45 साल वाले रूल में नहीं बदला जा सकता। अब एक आरोप है ईसीआई द्वारा वोटर पोल शेयर करने से मनाही का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजिटल वोटर रोल्स छिपा रहा। ये राहुल गांधी यह सोच कर करते हैं कि आम आदमी कहाँ से डिजिटल, इलेक्टोरल और रोल्स, ऐसी अंग्रेजी बातें कहाँ समझेगा। गोरे तो वो है, डिंपल उनके हैं। जबकि सत्य यह है कि इलेक्टोरल रोल्स पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल से स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। और सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों को एडवांस में ये सारे पोल्स जो है वो दे दिए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। हर पार्टी के एजेंट को चुनाव से पहले ये रोल्स मिलते हैं जो पोलिंग बूथ्स में इस्तेमाल होते हैं, और ये डिजिटल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आते हैं, जिन्हें सिंपल ओसीआर टूल से पढ़ा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी इस फ्री उपलब्ध डेटा का प्रयोग करने की जगह सीक्रेसी का नैरेटिव फैलाते हैं, ताकि लोगों के मन में संदेह पैदा हो। ये उनका पुराना प्लेबुक है। उपलब्ध एविडेंस को इग्नोर करो, ऑफिशियल चैनल से दूर रहो और झूठ से डिस्कोर्स को भर दो। कर्नाटक में महादेवपुरा का आरोप है, जहां राहुल गांधी की वोट चोरी की कहानी उनके मन में किए गए इंटरनल पोल्स, मन के अनुसार उठाए गए सेगमेंट्स और पुराने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की रिसाइकलिंग पे टिकी हुई है। इंटरनल पोल्स असली चुनाव नहीं होते। यदि होते तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते। और 2024 में वोटर्स ने एनडीए को 28 में से 19 सीटें दी। उनका दिखाया लॉस बेंगलोर सेंट्रल में था, लेकिन वहां बीजेपी के पीसी मोहन ने 32,707 वोट से जीत हासिल की। और इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार कोई भी पिटीशन फाइल नहीं हुई, कोई फ्रॉड साबित नहीं हुआ। महादेवपुरा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है 2008 से ही, जहां 6.59 लाख वोटर्स हैं, जो कांग्रेस के शिवाजी नगर 2 लाख और चमार जपेट 2.4 लाख, इसको मिलाने के बाद भी उससे भी अधिक है। माइग्रेंट वर्कर्स के कारण वोटर रोल्स में बदलाव होते हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन आधार लिंकेज, बीएलओ चेक्स और ईआरओ नेट से क्लीन करता है। अपडेशन के दौरान आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं, लेकिन कांग्रेस वर्कर्स कभी भी आगे नहीं आए। 1,02,050 स्टोलन वोट्स का क्लेम 2022 की ईसी प्रोब से गिर गया, जहां आईएएस अमलन आदित्य विश्वास ने कहा कि कोई फ्रॉड, मैनिपुलेशन या टैंपरिंग नहीं हुई। सेम वोटर इन मल्टीपल स्टेट्स का भी मिथ टूटा। यूपी के इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया कि इनके द्वारा बताए गए नाम लखनऊ या वाराणसी के रोल्स में नहीं थे। डुप्लीकेट एंट्रीज कांग्रेस की बस्तियों जैसे शिवाजी नगर और चमार जपेट में भी हैं, लेकिन वहां राहुल चुप रहते हैं। बीजेपी इलाके में फ्रॉड और कांग्रेस वाले में वोटर राइट्स। बेंगलोर सेंट्रल के 8 असेंबली सेगमेंट्स में भाजपा ने 4 लीड किए। कांग्रेस हारी क्योंकि वोटर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया। वोट चोरी के कारण वो नहीं हारे। राहुल गांधी कभी धुले लोकसभा में हुई गजब की जीत पे नहीं बोलती तो भाजपा भी नहीं, पर वो स्वीकार करते हैं कि चुनाव में आप हार सकते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक जनता भले ही एक छोटे क्षेत्र में कंसंट्रेटेड हो, उसका प्रभाव पूरे परिणाम को बदल सकता है। धुले लोकसभा में भाजपा ने 6 में से 5 सेगमेंट्स में 6.25 लाख वोट्स पाए, आईएनसी से 1.9 लाख वोट आगे। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स मालेगांव सेंट्रल की वजह से पलट जाता है, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड कांग्रेस का गढ़ है, जहां कांग्रेस को 1,94,327 वोट्स या 94.52% वोट मिले और भाजपा को केवल 4,542 या 2.21%। यहाँ एविडेंस दिखाता है कि डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज हैं,
जहां सेम इंडिविजुअल्स मल्टीपल वार्ड्स में दिखते हैं, जो रोल को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता है और हाई टर्नआउट वाले वन साइडेड सेगमेंट में भाजपा की लीड को मिटा देता है। असली स्कैम वोटिंग मशीनों में नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी कंसोलिडेशन में है। मालेगांव सेंट्रल, शिवाजी नगर, चमार जपेट, शांतिनगर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस ने भारी कम्युनल पोलराइजेशन से स्वीप किया। अब बिहार एसआईआर मॉडल का फैक्ट चेक देखते हैं। राहुल गांधी बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हैं, जो फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए है, और यह सवाल उठाता है कि वो चुनावी सूचियों को साफ करने के विरोधी क्यों हैं। फैक्ट्स स्वयं ही बोलते हैं। बिहार में एसआईआर से 65.2 लाख बोगस वोटर्स हटाए गए, जिसमें ब्रेकडाउन हमने पहले भी आपको बताया। 22 लाख मर चुके हैं, 35 लाख माइग्रेटेड हैं, 7 लाख डुप्लीकेट हैं और 1.25 लाख नो फॉर्म्स ही जमा नहीं किए। यह वोट चोरी रोकने के लिए है, जो राजनीति में बहुत बड़ी समस्या है। विपक्षी बूथ एजेंट्स, कांग्रेस सहित कोई आपत्ति किसी ने नहीं की, जो प्रक्रिया की आवश्यकता और पारदर्शिता दिखाता है। क्या राहुल का विरोध फ्रॉड से फायदा उठाने वालों को बचाने का है? यदि 2024 लोकसभा रिजल्ट्स का फैक्ट चेक करें तो एग्जिट पोल्स ने झारखंड 2024 और हिमाचल 2022 में भाजपा को बैक किया था, लेकिन जीतती कांग्रेस है। तब तो इलेक्शन कमीशन पे कोई आरोप नहीं लगाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स 20 नवंबर 2024 और इकोनॉमिक टाइम्स 6 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र 2024 में पोल्स कांग्रेस को बैक कर रहे थे, लेकिन भाजपा जीतती है, तो रिगिंग का शोर मचाया गया। 2004 और 24 में एग्जिट पोल गलत होने पे भाजपा ने चुपचाप रिजल्ट को स्वीकार किया। याद कीजिए इंडिया शाइनिंग, और याद कीजिए 400 पार। 2024 लोकसभा में भाजपा ने 32 सीट से मेजॉरिटी को मिस किया। हर सीट में 33,000 से कम का मार्जिन। क्या वोट चोरी या फिक्सिंग होती तो भाजपा गठबंधन के सहारे चलने को विवश रहती? लेकिन बिहार एसआईआर से 1.62 लाख फेक वोटर्स प्रति लोकसभा सीट हट रहे हैं, इसलिए राहुल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिना इन फेक वोट्स के कारण कांग्रेस अगली बार 32 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 3 लोग भले ही आपको चने के पेड़ पे चढ़ने को उकसाते रहें कि यह बहुत बड़ा कार्य है राहुल जी, परंतु अभी भी उनकी ही पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो उनके फर्जीवाड़े पे बोलते रहते हैं, जैसे कि बिहार के एक जिले का पार्टी जिलाध्यक्ष यहाँ पे बता रहा है एसआईआर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गर्ग, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपालगंज। क्योंकि आज गोपालगंज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आज जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, उसकी एक कॉपी जो है हम लोग सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ जो जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर ब्यूरो के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है, और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है, उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा, ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक मिनिस्टर केन राजन्ना को राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर प्रश्न उठाने के कारण रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान नाराज हो गया। और राजन्ना ने कहा कि इरेगुलरिटी जो है वो कांग्रेस के उस समय पावर में रहने के कारण हुई, जो अभी भी कांग्रेस ही पावर में है, तो ये लोग अभी भी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक के एलओपी आर अशोका ने राहुल के 2024 वोटर फ्रॉड क्लेम्स को पूरी तरह से डिबंक किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की खुद की बूथ कैप्चरिंग, फेक बैलेट्स और इंटरनल मिसमैनेजमेंट का हवाला दिया। और कर्नाटक होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वरा के रिगिंग कबूलने का जिक्र किया, जैसा कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस के 9 अगस्त 2025 की रिपोर्ट कहती है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के संदिग्ध वोटर सर्च को अपने डेटा से डिबंक किया और बताया कि ये सारे रूटीन लिस्ट अपडेट्स हैं जो 25 से अधिक क्षेत्रों में हुए, जिसमें कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों में 7 से 11% तक की बढ़ोतरी थी। हालांकि राहुल गांधी के हर आरोप पर चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से लगभग घंटे 2 घंटे के भीतर फैक्ट चेक आता रहा है, परंतु उनमें से कुछ को हाईलाइट करना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के शकुन रानी क्लेम पर उसका खंडन किया और उनके वोट चोरी की नौटंकी की झंड कर दी।
राहुल ने दावा किया कि 70 वर्षीय शकुन रानी ने महादेवपुरा में 2 बार वोट किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी से साबित हुआ कि उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट किया और शकुन रानी ने स्वयं ही इस आरोप को नकार दिया, जो राहुल के क्लेम को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड साबित करता है। नोटिस में यह भी कहा गया कि राहुल ने जो टिक मार्क पेपर दिखाया वह पोलिंग ऑफिसर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। अब सीईओ ने उनसे क्लेम्स के लिए असली साक्ष्य सबमिट करने को कहा है, जो उन्होंने नहीं किया, जिससे उनका वोट चोरी का आरोप राजनीतिक नौटंकी मात्र लगता है। इसी तरह चाहे आदित्य श्रीवास्तव हो, मिंटा देवी हो बिहार की 124 वर्ष वाली, महादेवपुरा के एक घर में 80 लोगों के पते की बात हो, गुरकीरत सिंह डांग हो, या मृतकों के साथ चाय पीने का स्वांग रचने के बाद उसका फैक्ट चेक। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की हर धूर्तता का उचित और समय सिद्ध उत्तर दिया है। अब यदि हम वोटर फ्रॉड की बात कर ही रहे हैं तो राहुल गांधी के परिजनों और पुराने नेताओं कांग्रेस के, उन पे चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। गांधी परिवार ने हमेशा कांग्रेस को ही नहीं बल्कि देश को भी हर अवसर पर अपने फैमिली बिजनेस की तरह चलाया है, जहां परिवार के हित राष्ट्र से ऊपर रखे जाते हैं और चुनावी धोखाधड़ी इनका लंबा इतिहास रहा। इसका आरंभ करते हैं जवाहरलाल नेहरू से। पहली लोकसभा चुनाव में रिगिंग हुई थी, जहां कोलकाता के एक पुराने पोलिंग ऑफिसर आलोक चैटर्जी ने याद किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुले तौर पर कैश फॉर बैलेट्स करते थे, यानी गरीब ग्रामीणों से उनके बैलेट पेपर खरीद लिए जाते थे जो 1 रुपये के नोट जैसे दिखते थे, और फिर खुद ही वोट डाल दिया जाता था। साथ ही वो बैलेट बॉक्स में एसिड डालकर विपक्षी वोट को नष्ट कर देते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2019 की ये रिपोर्ट पढ़ी। 1946 में नेहरू ने पार्टी कंसेंसस को नज़रअंदाज करके पावर हथिया ली, जबकि ज़्यादातर कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी, लेकिन नेहरू ने गांधी के सहयोग से सरदार पटेल को साइडलाइन करके टॉप पोस्ट हथिया ली, जिसका परिणाम आज भी भारत यूएन, कश्मीर से लेकर कई भू राजनीतिक और आंतरिक विषयों पर झेल रहा है। 1957 के जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन किया, जहां 43 सीट्स को अनकंटेस्टेड घोषित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी नॉमिनेशंस रिजेक्ट कर दिए गए ताकि बख्शी गुलाम मोहम्मद पावर में बने रहे, जैसा कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने रिकॉर्ड किया है। इंदिरा गांधी का दौर और भी ज़्यादा विवादास्पद रहा। बिहार में राजनीतिक पार्टियां बूथ कैप्चरिंग के लिए बेगूसराय के डॉन कामदेव सिंह को हायर करती थी, और लोकल्स बताते हैं कि 1972 के चुनाव में मिथिला रीजन के हाई प्रोफाइल यूनियन मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा ने कामदेव सिंह को हायर किया ताकि बूथ्स पर कब्जा किया जाए और वोटिंग को कंट्रोल किया जाए, जो कि टीओ आयोग के फरवरी के 2005 की इस रिपोर्ट में है। 1971 में इंदिरा की रायबरेली चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल कैंपेन में किया और स्पेंडिंग लिमिट्स तोड़ी। नतीजतन उन्हें 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, और इस निर्णय से बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिसमें चुनाव और सिविल राइट्स 21 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए। अप्रैल 1972 में इंदिरा और एमओएस होम अफेयर्स केसी पंत पर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में चुनाव रिगिंग के आरोप लगे, जो सीपीआईएम नेता नीरेन घोष ने होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी में उठाया था। 1975 में कोर्ट वर्डिक्ट के बाद इंदिरा ने इमरजेंसी घोषित की ताकि अपनी सीट वो बचा सकें, जिसमें विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और प्रेस को गैग किया गया, जिससे वो पूरे राष्ट्र पर सत्ता हासिल कर सके। उसी वर्ष कांग्रेस को बारपेटा पार्लियामेंट्री बाय इलेक्शन में रिगिंग के आरोपों से लज्जित होना पड़ा, जहां सोशलिस्ट एमएलसी बीसी तालुकदार ने प्रेस को दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में विभिन्न जगहों से मिले बैलेट पेपर प्राइवेटली प्रिंटेड थे और पहले से प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स द्वारा साइन किए गए थे, जिन्हें अवैध तरीके से बैलेट बॉक्स में डालकर कांग्रेस कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित की गई थी। उनके सुपुत्र राजीव गांधी ने इस पारिवारिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 1987 के जम्मू कश्मीर चुनाव में राजीव की गवर्नमेंट पर रिगिंग का आरोप लगता है, जहां पराजित प्रत्याशी बाद में घाटी की अलगाववाद के नेता बनते हैं, जो आगे के दशकों की हिंसा का मुख्य स्पार्क माना जाता है। राजीव गांधी ने 1989 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 चुनाव कमिश्नर्स अपॉइंट किए ताकि तब के सीईसी आरवीएस पेरी शास्त्री को कंट्रोल किया जाए, जो सत्ता के तानाशाही आदेशों का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी की अमेठी सीट पर रिगिंग के आरोपों के उपरांत
97 बूथ्स में रीपोलिंग हुई क्योंकि पारिवारिक गढ़ को जनमत से ऊपर माना जाता रहा। सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी के कार्यों को और भी उन्नत तकनीक से समृद्ध किया। उनकी महानता ऐसी थी कि कथित तौर पर उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली, परंतु उनका नाम 80 और 83 के शुरुआती वोटर रोल्स में आ जाता है। यानी परिवार के लिए नियमों को ताखे पर रख दिया जाता है कि इटालियन है तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री की पत्नी है, उनका नाम तो वोटर रोल्स में होना ही चाहिए। इन्हीं के सुपर पीएम काल की बात यदि करें तो उन्होंने 2005 में अपने लॉयलिस्ट नवीन चावला को इलेक्शन कमीशन में न केवल पुश किया बल्कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाया, जबकि उन पर पक्षपाती होने के गंभीर आरोप लगते रहे थे। सीईसी एन गोपालास्वामी ने चावला पर आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग की गोपनीय सूचनाओं को कांग्रेस पार्टी तक लीक करने का कार्य करते थे। सोनिया गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी को मौत के सौदागर कहने पर चावला उस परिवार के लिए बैटिंग करते रहे और उनका बचाव किया करते थे। साथ ही उन पर गुजरात चुनाव के चरणों की जानकारी कांग्रेस को लीक करने का भी आरोप लगा। राहुल गांधी खुद हारने पर फ्रॉड चिल्लाते हैं, लेकिन प्रॉपर कंप्लेंट या प्रूफ फाइल नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन पर अटैक करके अराजकता का बीजारोपण करते हैं और भारतीय लोगों की चुनाव में आस्था पर सतत आक्रमण करते दिखते हैं। इन्हीं के नेता कीर्ति आजाद ने 2014 में बिहार के दरभंगा में एक पब्लिक इवेंट में स्वीकारा कि एक समय कांग्रेस वाले गन पॉइंट पे वोट चुराते थे और यह उनके और उनके पिता वेटरन कांग्रेस नेता जो है पूर्व बिहार सीएम भागवत झा आजाद के कहने पर हुआ करता था, जो बिहार में लगातार होते बूथ कैप्चरिंग की सामान्यता और बारंबारता को कंफर्म करता है। राहुल गांधी का भारत के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हल्कापन उनके कुतर्की कथनों और विसंगत मानसिक अवधारणाओं वाले विचारों से स्पष्ट होता है और यह दिखाता है कि राहुल समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं रखते और इसके कारण उन्हें सड़कों पर दंगे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की आंतरिक इच्छा अत्यधिक लुभाती है। दुर्भाग्य यह है कि यदि इनकी यात्राओं या रैलियों में मैनेजमेंट द्वारा भीड़ इकट्ठी ना की जाए तो इनकी यात्रा बिहार से होते हुए नेपाल और अंत हिमालय की कंदराओं तक पहुंच जाएगी। मतदाताओं को लेकर उनका स्टैंस विचित्र है कि बिहार में वो 65 लाख बोगस वोटर्स को क्लीन करने की आवश्यकता पर ही प्रश्न उठाते हैं, जो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पर उनकी उदासीनता दिखाता है। महाराष्ट्र के मालेगांव सेंट्रल में जहां ज़्यादातर मतदाता मुस्लिम हैं, वहां चुनाव के परिणाम पलटने पे वो चुप रहते हैं, जो उनकी राजनीतिक अवसरवादिता को उजागर करता है। कर्नाटक में वो अचानक क्लीन अप की डिमांड करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में होते हुए ऐसी रेगुलरिटी हुई कैसे, इस पर वो चुप रहते हैं, जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस पर उनके परिवर्तित होती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उनका यह कथन इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारतीय एकता की अवधारणा पर ही प्रश्न उठाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि ये उसी राष्ट्र की उसी आइडेंटिटी को नहीं मानना चाहते या समझना नहीं चाहते जो उनके ही पूर्वज नेहरू ने एंडोर्स किया था। वस्तुतः राहुल गांधी का व्यवहार एक फ्रस्ट्रेटेड मैन चाइल्ड जैसा लगता है, जो स्वयं के मनोरंजन हेतु नित नए प्रपंच गढ़ते हैं परंतु एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशंस नहीं बता पाते। वो तोता रटंत शास्त्र के शोधार्थी हैं, जिसे कान में जब जो बोल दिया जाता है वो बोल देते हैं और मस्तिष्क की उस संस्था को बाईपास करते हैं जिसे सोचने समझने विचारने का कार्य मिला हुआ है। बिना समझ या विश्वास के जो उनकी कोहेरेंट आइडियाज बनाने की अक्षमता को एक्सपोज करता है, वो बस एक अनप्रिंसिपल्ड अपॉर्चुनिस्ट या सिद्धांतहीन अवसरवादी नेता है। यह शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स, स्पिट एंड रन की नीति है। अविश्वसनीय आरोप गढ़ो और साक्ष्य मांगे जाए तो कह दो कि मैंने जो बोला वही प्रमाण है। व्हाट अदर प्रूफ डू यू नीड? इलेक्शन कमीशन ने 12 अगस्त 2025 को उन्हें प्रमाणों के साथ शपथ पत्र देने को कहा, पर वो कायरों और भगोड़ों की तरह भागते रहे और मूर्खों की तरह यह कह दिया कि उन्होंने संसद में शपथ ली है। भाई, शपथ तो आपने संसद में ली, तो क्या ये जो मोदी चोर होते वाला केस है या सावरकर माफी वीर वाला था, इससे लेकर के अभी जो आप चाईबासा में गए थे, हर अन्य कोर्ट केस में आपने कोई एफिडेविट या शपथ पत्र नहीं दिया? यहाँ नहीं दे रहे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 से शपथ लेकर झूठ बोलने पर 1 वर्ष तक की जेल है और बीएनएस में त्रुटिपूर्ण सूचना देने पर 7 वर्ष की कारावास की व्यवस्था है।
जो कि नेहरू की तरह इस तरह के घर में ये बैडमिंटन कोर्ट और खिड़की वाले घर में जो वो नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जानते हैं कि रैलियां सेफ हैं, कोर्ट सेफ नहीं है। राहुल गांधी डेमोक्रेसी के डिफेंडर नहीं, बल्कि फीड में जिस तरह बने रहने के लिए टिकटॉक पर काचा बादाम से लेकर गेट रेडी विथ मी टाइप के निम्न स्तरीय कंटेंट के बल पर नाचने वाली कन्याओं की तरह वो न्यूज की हेडलाइंस में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देने वाले व्यक्ति हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब जनता इसे नकार ही रही है तो फिर यह व्यक्ति लगातार यात्रा और पोस्टर्स, मीम्स और गाने बनवाकर सड़कों पे क्यों निकल जाता है? लक्ष्य तो सद नहीं रहा, क्योंकि लोग तो आते नहीं इसके पीछे। बात यह है कि राहुल गांधी जानते हैं कि वो फेयर एंड स्क्वायर तो नहीं जीत सकते, उचित विषयों पर बात करने में उनकी कोई रुचि है नहीं, तो क्यों न लोगों में अविश्वास बोया जाए कि हर संस्था कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी वस्तुतः विदेशी शक्तियों द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी परिस्थिति भारत में देखना चाहते हैं, जहां वो सत्ता पक्ष पर 1-8 लाख दंगाइयों के साथ चढ़ाई कर दें और मोहम्मद यूनुस की तरह CEO ऑफ बांग्लादेश कहलाने लगे। इनके वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन कॉल्यूजन के आधारहीन आरोपों का समानांतर डोनाल्ड ट्रंप के 2020 US इलेक्शन स्टोलन क्लेम्स में मिलता है। यह अराजकता की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ एनार्की, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अस्थिर करने की संभावना से खेलने का रिस्क लेता है। इतिहास में ऐसे पैटर्न से अक्सर ही अनरेस्ट आया है। जिम्बाब्वे में 2000 के रिगिंग के क्लेम्स ने लेजिटिमेसी अंडरमाइन की और इकोनॉमिक कोलैप्स लेकर के आया। श्रीलंका में 1990 के दशक में इलेक्शन फ्रॉड क्लेम्स ने कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा किया और गृह युद्ध को बढ़ावा दिया। वेनेजुएला के 1990 और 2000 के दशक में चुनावी चोरी के नैरेटिव ने अथॉरिटेरियन सत्ता स्थापित कर दी। केनिया में 2007 में विवादित परिणामों से जमकर हिंसा हुई। बांग्लादेश 2024 में रिगिंग आरोपों ने आवामी लीग गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया और एक इस्लामिक कट्टरपंथी सोच की सत्ता को स्थापित किया, जहां चुनाव की तारीख अभी तक लोगों को पता नहीं। यह उदाहरण दिखाते हैं कि जब राजनीतिक विमर्श रचनात्मक आलोचना से बदलकर मुख्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बार बार अप्रमाणित आरोपों पर आता है तो परिणाम अक्सर अस्थिरता, आर्थिक क्षति या अधिनायकवाद का होता है। राहुल विदेशी प्रायोजित कलर रेवोल्यूशन की सटीक पटकथा की नकल करते हैं, जो चुनावी अखंडता पर संदेह बोते हैं, गलियों में दंगों का आह्वान करते हैं, वैश्विक निंदा आमंत्रित करते हैं और फिर शासन परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। वो वाशिंगटन और ब्रुसेल्स की रणनीतियों को दिल्ली में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और स्वयं को उनकी चुनी हुई कठपुतली के रूप में। उनके विदेशी दौरों में वो भारत की लोकतंत्र को पश्चिमी सहयोगी विचार मंचों और मीडिया घरानों के सामने बदनाम करते हैं, अपमानित करते हैं, जो बयानों को बढ़ा चढ़ाकर भारतीय विमर्श में अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में रिसाइकल किया जाता है और हमारी संस्थाओं पे उससे दबाव बनता है। राहुल के इकोसिस्टम में एनजीओज और वकीलों का समूह सम्मिलित है, जिनके विदेशी वित्त पोषण के पदचिन्ह सर्वविदित हैं। वही नेटवर्क जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सरकारों को अस्थिर करते हैं। वो उनके टॉकिंग पॉइंट्स तैयार करते हैं, सेलेक्टिव डेटा प्रदान करते हैं और उसे ऑनलाइन खूब प्रचारित करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी भागीदारी इन बातों का स्पष्ट प्रमाण थी। बांग्लादेश में विदेश समर्थित अराजकता ने निर्वाचित नेता को बाहर किया, लालची और नकारे परंतु कट्टर नेताओं के लिए रास्ता बनाया। राहुल की उत्तेजना बढ़ाने वाली रणनीतियां, फर्जी मतदाता सूची आक्रोश और ईवीएम कॉन्स्पिरेसी सिद्धांत उस पटकथा से सटीक मेल खाते हैं। अंतिम खेल स्पष्ट है। एंड गेम इनका यही है कि स्वतंत्र राष्ट्रवादी सरकार को पलटकर विदेशी स्वामियों की गोद में बैठकर भारत को नष्ट कर दिया जाए। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि एक विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। हमें भारत में ऐसा देखने को बार बार मिल रहा है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपने पिता के हत्यारों को अपनी राजनीति के कारण क्षमा देने को तैयार हो जाते हैं, अपनी दादी के हत्यारों के साथ खड़े दिखते हैं और दोनों की राजनीतिक हत्या को देश के लिए बलिदान का चोला पहनाकर लोगों की भावुकता को भुनाना चाहते हैं। राहुल गांधी के कई झूठों का हमने पहले भी खंडन किया है। उनके क्लाउन वाले अवतार पर हमने पहले भी टिप्पणियां की हैं, वीडियो बनाए हैं और आगे भी जब जब ऐसे लोग राष्ट्र के हित का दिखावा करते हुए उसी की नींव में एसिड की बोतलें खाली करेंगे, हम उनका लगातार विरोध करते रहेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन अवश्य ऑन कर लें और जैसे भी संभव हो हमारा सहयोग और उत्साहवर्धन करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।